दुनिया में हर दिन कोई ना कोई घटनाएं होती हैं। लगता है कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, और फिर एक और कोई ऐसी चीज होती है जो दिमाग को हिलाकर रख देती है, फिर सोचने पर मजबूर कर देती कि इस तरह की घटनाएं कब रुकेगी, आखिर इसकी इंतहा क्या होगी, इंसान कहां जाकर रुकेगा। घोर कलयुग चल रहा है। मां मां नहीं रही, बाप बाप नहीं रहा, बेटा बेटा नहीं रहा, भाई भाई नहीं रहा। हर कोई अपना अपना मतलब देख रहा है, जैसा जिसके जी में आ रहा वैसा कर रहा है। इंसान ने तकनीकी और विज्ञान में बहुत तरक्की की है, चांद तक पहुंचने में सफलता पाई, लेकिन अपनी सोच में वही ऊंचाई हासिल नहीं कर पाया। उसका दिमाग तो तरक्की की दिशा में बढ़ा, पर दिल और नीयत में सुधार की जरूरत रह गई। बाहरी दुनिया के बदलाव तो हुए, लेकिन अंदर की दुनिया में बदलाव की कमी नजर आई। इस वजह से इंसान की सोच छोटी और सीमित होती जा रही है। जब इंसान अपनी इच्छाओं और लाभ के लिए दूसरों की तकलीफों को नजरअंदाज करता है, तो उसकी सोच में गहराई से कुछ गलत होता है। क्राइम जैसी चीजें भी इसी घटिया सोच से जन्म लेती हैं, जहां व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज और कानून की परवाह नहीं करता। क्राइम करना न सिर्फ समाज के लिए हानिकारक है, बल्कि खुद इंसान के लिए भी आत्मसम्मान और मानसिक शांति की हत्या करना है। ऐसी सोच रखने वाले लोग अक्सर न केवल दूसरों का नुकसान करते हैं, बल्कि अपनी खुद की जिंदगी भी तबाह कर लेते हैं, खुद ही खुद को बर्बाद कर लेते हैं। समाज में बदलाव लाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच को ऊंचा करें, नैतिकता को समझें और क्राइम से दूर रहें। असल में जब हम अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या यह सही है, तो हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और अपराध की ओर न बढ़कर एक बेहतर समाज की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए, और आप कहां से हो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि अगले वीडियो में आपका नाम ले सके। इंडियन आर्मी में एक शख्स नौकरी करता था, मतलब उस वक्त फौजी था। उसका नाम है गुरुमूर्ति। देशभक्ति का जज्बा, और इसी देशभक्ति के जज्बे से वह इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है। उसका सपना था कि उसके हाथ से देश की सेवा हो। फिर लास्ट में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बतौर सिक्योरिटी अफसर के तौर पर नौकरी करना शुरू कर देता है। क्योंकि आर्मी का बैकग्राउंड था, इसलिए उसे नौकरी मिल गई। DRDO बहुत सेंसिटिव जगह है, जहां पर सारे डिफेंस की चीजों की रिसर्च होती है। गुरुमूर्ति आर्मी में से निकलकर DRDO में काम कर रहा है। इसी दौरान जब घर वालों ने उसके लिए लड़की देखी थी, नाम था माधवी। माधवी दिखने में भी अच्छी थी, इसी कारण गुरुमूर्ति ने उसे पसंद किया था और दोनों की शादी हो गई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, सब कुछ ठीक ठाक था। माधवी के घर वालों को भी पता था कि माधवी का परिवार ठीक है, पति उसे प्यार करता है, 2 बच्चे हैं और अक्सर त्योहारों में घर आना जाना भी होता है। अब जनवरी में मकर संक्रांति का त्योहार था, जो नॉर्थ इंडिया में 14 जनवरी को होता है। यह देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। साउथ इंडिया में इसे पोंगल कहते हैं, और वहां इसे हमसे भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, अक्सर 4 से 7 दिनों तक। हमारे यहां तो यह 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन वहां यह त्योहार लंबे समय तक चलता है। यह त्योहार इतना बड़ा होता है कि आमतौर पर हर घर में लोग अपने घर जाना चाहते हैं, अपने अपने गांव जाना चाहते हैं। जैसे कोई पत्नी है तो वह अपने मायके जाना चाहती है, बेटा कहीं जॉब कर रहा है तो वापस घर जाना चाहता है। पोंगल के दिन सब कुछ ठीक ठाक था। 16 जनवरी को यह आखिरी दिन था जब माधवी ने अपने मायके में फोन किया। आमतौर पर वह हर दिन एक बार शाम या रात को फोन करती थी, लेकिन 16 जनवरी को सुबह बात हुई थी, लेकिन रात को बात नहीं हुई। घर वालों को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, त्योहार है, बिजी होगी। 17 जनवरी को फोन किया, फिर भी कोई सूचना नहीं मिली। उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्ति को फोन किया। गुरुमूर्ति ने कहा कि पता नहीं, शायद वह गुस्से में कहीं चली गई हो। घर वालों को लगा कि ठीक है, वह वापस आ जाएगी। अब 18 जनवरी का दिन निकल आया, लेकिन माधवी का मोबाइल स्विच ऑफ था और कोई बात नहीं हुई। माधवी के मां बाप को फिक्र हुई, उनको किसी अनहोनी का डर सताने लगा। आखिर उन्होंने तय किया कि चलकर अपनी बेटी की खबर लेते हैं। वह अपने गांव से हैदराबाद पहुंचे
और मीरपेट में गुरुमूर्ति के घर पहुंचे। गुरुमूर्ति अकेला था, क्योंकि माधवी की एक बहन भी हैदराबाद में रह रही थी और माधवी के बच्चे पोंगल मनाने अपनी मौसी के घर चले गए थे। अब गुरुमूर्ति अकेला था। घर वालों ने पूछा तो गुरुमूर्ति ने बताया कि असल में पोंगल के वक्त माधवी अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन गुरुमूर्ति ने उसे मना किया क्योंकि बच्चे छोटे थे और उसकी भी नौकरी थी। वह कह रहा था कि इस बार मत जाओ, बाद में चले जाना। इस बात पर माधवी गुस्सा हो गई और फिर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद माधवी 16 जनवरी को घर छोड़कर चली गई। घर वालों ने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो आपको हमें बताना चाहिए था। गुरुमूर्ति ने कहा कि मुझे लगा कि वह लौट आएगी, मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। माधवी को गायब होते हुए 2 दिन बीत गए थे और घर वालों को चिंता होने लगी थी। उन्होंने कहा कि अब कोई सुराग नहीं मिल रहा तो चलकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। गुरुमूर्ति ने कहा कि हां, मुझे भी फिक्र हो रही है, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब माधवी के मां बाप और माधवी के पति गुरुमूर्ति ये तीनों मीरपेट इलाके के लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां जाकर पूरी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, पूछताछ करती है और 16 जनवरी को माधवी गायब हुई थी। 18 तारीख बीत गई और फिर 19, 20, 21 और 22 तारीख आ गई, लेकिन माधवी का कोई सुराग नहीं मिला। 6 दिन हो चुके थे और पुलिस ने अपनी तरफ से भी पता करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पहले पुलिस ने इस केस को हल्के में लिया क्योंकि पति ने बताया था मायके नहीं जाने दिया, तो शायद वह अपनी किसी सहेली के घर चली गई होगी। लेकिन जब 6 दिन बीत गए तो पुलिस को भी शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने गंभीरता से इस केस की जांच शुरू की। उसने सारी जानकारी इकट्ठा की और फिर गुरुमूर्ति से दोबारा पूछताछ की। उसने कहा, 16 जनवरी को मैंने माधवी से बात की। उसके बाद शाम को मायके जाने को लेकर बहस हुई। मैंने उसे मना किया और वह गुस्से में घर छोड़कर चली गई। अब पहली बार 22 जनवरी को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने का निर्णय लिया। यह काम पहले भी किया जा सकता था, लेकिन शुरुआत में केस को हल्के में लिया गया था। अब पुलिस ने गुरुमूर्ति के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो एक अजीब सी बात सामने आई। दोपहर से पहले माधवी घर से निकली और फिर घर की तरफ जाती हुई दिखाई दी। वह घर के अंदर जाती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके बाद उस घर से माधवी कभी बाहर नहीं आई। पुलिस को यह बात अजीब लगी, लेकिन सीसीटीवी का एंगल कुछ ऐसा था कि अगर वह घर से बाहर निकल भी जाती तो कुछ जगहों पर यह पकड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए पुलिस ने बेनिफिट ऑफ डाउट गुरुमूर्ति को दिया। लेकिन पुलिस को अब शक हो रहा था, आखिरकार किसी की बीवी घर छोड़कर चली जाए और 2 दिन तक कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाए। 18 जनवरी को रिपोर्ट तब दर्ज की गई जब उसके ससुराल वाले उसके पास आए और फिर वे मिलकर उसकी तलाश में जुटे। इस दौरान वह लगातार अगले 6 दिनों तक माधवी के दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घरों में जाते रहे। दिन भर अपनी बीवी को ढूंढते रहे। एक दिन गुरुमूर्ति को याद आया कि कई साल पहले दिल्ली में एक चर्चित केस हुआ था जिसे तंदूर कांड कहा जाता है। इस मामले में नैना सानी नाम की एक महिला ने अपने पति सुशील शर्मा को मारकर उसकी लाश को तंदूर में डाल दिया था, जहां रोटियां बन रही थीं। पुलिस के पास भी जाता और पूछता कि उसकी बीवी का कोई सुराग मिला या नहीं। लेकिन जब वक्त बीत गया और 6 दिन हो गए तो पुलिस को गुरुमूर्ति पर शक होने लगा। पुलिस ने सोचा कि अब एक तरीका अपनाते हैं। उन्होंने गुरुमूर्ति को बुलाया और फिर वही सारे सवाल दोहराए जो 6 दिन से पूछे जा रहे थे। जब पुलिस ने देखा कि पहले दिन के जवाब, दूसरे दिन के जवाब और तीसरे दिन के जवाब में कुछ विरोधाभास है, तो उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस ने गुरुमूर्ति से सीधा और सख्त तरीके से पूछताछ की। गुरुमूर्ति, जो कि भारतीय सेना में रह चुका था और डीआरडीओ में सिक्योरिटी अफसर के तौर पर काम करता था, ज्यादा देर तक पुलिस का दबाव नहीं झेल पाया। उसने आखिरकार कहा, साहब, मैं हकीकत बताता हूं। पुलिस ने कहा, बताओ। गुरुमूर्ति ने कहा, सच्चाई जानने के लिए आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। पुलिस की टीम को लगा कि कुछ तो है। अब पूरी पुलिस टीम गुरुमूर्ति को लेकर मीरपेट इलाके में उसके घर पहुंची। वह अपने घर का दरवाजा खोलता है और पुलिस वालों को साथ लेकर अंदर जाता है। फिर वह सीधा किचन में जाता है। किचन में स्टोव के पास एक बड़ा सा प्रेशर कुकर रखा था। गुरुमूर्ति ने पुलिस को उस प्रेशर कुकर की ओर इशारा करते हुए कहा,
आखिरी बार मेरी बीवी माधवी इसी प्रेशर कुकर से निकलकर बाहर गई थी। पुलिस को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब वे अंदर गए तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। कई बार ऐसा होता है, जब कोई अपराधी या कातिल अपनी कहानी सुनाता है तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस भी आखिरकार इंसान ही होते हैं। वह भी डरने लगते हैं, जैसे निठारी केस में आरोपी को देखकर पुलिस वाले डर जाते थे। यहां पर भी जब गुरुमूर्ति ने बताया कि वह इसी प्रेशर कुकर के रास्ते से बाहर निकली थी तो पुलिस को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वह पुलिस वालों को किचन से निकालकर बाथरूम ले जाता है और कहता है यह वह जगह है जहां से निकलकर वह किचन के उस कुकर तक पहुंची थी। पहले तो लगा कि गुरुमूर्ति की मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं, लेकिन फिर दोनों बातें बताने के बाद वह पुलिस वालों को अपने घर से दूर एक नदी के पास ले जाता है। वह नदी का नाम भी बताता है जो उसके घर के पास है। नदी में ले जाने के बाद नदी के किनारे वह पुलिस से कहता है, मेरे घर और किचन से निकलने के बाद माधवी इस नदी में आई थी। यह एक झील है, लेकिन वहां का पानी काफी तेज बह रहा था। 3 जगहों को उसने पुलिस को दिखाया। अब उसके बाद उसने पुलिस को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं 16 जनवरी को शाम को घर आया तो मेरी बीवी से झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह वही थी जो मैंने पहले बताया था कि वह पोंगल पर अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। इस पर वह मुझसे लड़ने लगी। फिर मैंने उसका गला पकड़ा। उसने भी मुझसे हाथापाई की और गुस्से में मेरा हाथ उसके गले पर इतना जोर से कसा कि उसने दम तोड़ दिया। जब उसकी मौत हो गई तो मुझे पहली बार घबराहट हुई। मुझे लगा यह मैंने क्या कर दिया। अब मुझे पुलिस और कानून का डर लगने लगा। मैंने सोचा कि अगर लोग जानेंगे तो क्या होगा, बच्चों को कैसे बताऊं, और मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो मैं लाश को रखकर घंटों तक यही सोचता रहा कि क्या करूं। मेरे इलाके में किसी डेड बॉडी को बाहर ले जाना और कहीं ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल काम था। तो मैंने सोचा कि लाश को इस तरह से रखूं कि कोई पहचान न सके। उसने कहा, तभी मुझे ख्याल आया कि अगर लाश को इस हालत में पहुंचा दूं कि शिनाख्त न हो पाए तो कोई पकड़ भी नहीं सकेगा। घर में सिर्फ मैं और मेरी बीवी थे और मुझे पता था कि कोई दूसरा नहीं आएगा, इसलिए मैंने आराम से यह काम किया। लेकिन अब एक और दिक्कत आई। वे उबालने से नहीं पिघल रही थीं। तो मैंने एक भारी चीज लाई और हड्डियों को काटकर फिर उन्हें ग्राइंडर में पीस दिया। फिर मैंने उन हड्डियों को भी प्रेशर कुकर में डालकर उबाल लिया। इस प्रक्रिया के बाद 72 घंटे तक लाश के टुकड़े करने के बाद मैंने उन सबको नदी में फेंक दिया ताकि वे नदी के किनारे न आएं। अब पुलिस गुरुमूर्ति का बयान सुनकर उसके घर और नदी के पास तफ्तीश करने पहुंची। पुलिस ने नदी में गोताखोर भेजे, लेकिन 24 घंटे की जांच के बाद भी एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। पुलिस का अंदेशा था कि जिस तरह से बॉडी को उबाला गया और फेंका गया, शायद मछलियों ने बॉडी के टुकड़े खा लिए होंगे। फॉरेंसिक टीम ने घर की गहरी छानबीन की, लेकिन वहां से कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी उन्होंने प्रेशर कुकर, बाथरूम और घर के बाकी हिस्सों के नमूने लिए और अपने साथ ले गए। अब यह पता चलेगा कि उन नमूनों में से कहीं भी ह्यूमन बॉडी के अंश या ब्लड के निशान हैं या नहीं। गुरुमूर्ति का इकबालिया बयान है, लेकिन पुलिस के पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर नदी से लाश का कोई टुकड़ा मिलता है तो डीएनए के जरिए उसकी पहचान की जा सकती है। अगर घर से कुछ भी मिलता है तो भी केस में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर कोई सबूत नहीं मिलता तो यह सवाल उठेगा कि गुरुमूर्ति को सजा दिलाने के लिए पुलिस क्या कदम उठा पाए। फिलहाल गुरुमूर्ति पुलिस हिरासत में है और पूछताछ जारी है। पुलिस यह भी जांच रही है कि कहीं वह झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन अभी तक पुलिस की जांच जारी है और यह देखना बाकी है कि क्या नए सबूत सामने आते हैं। इस मामले के सामने आने के बाद मीरपेट इलाके के लोग इस घर को देखना चाहते हैं। यह घर अब टूरिस्ट स्पॉट जैसा बन गया है और लोग इस घिनौने कांड के बारे में अधिक जानने के लिए वहां जा रहे हैं। यह एक अलग पहलू है कि ऐसे मामलों में लोग तमाशबीन बन जाते हैं। अंत में, जैसा कि मैंने पहले कहा था, इंसानी दिमाग से खतरनाक कुछ नहीं होता। इंसानी दिमाग कहां तक जा सकता है, इसे समझ पाना भी मुश्किल है। यह एक बेहद अफसोसजनक और दिल दहलाने वाली कहानी है, लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाती है कि इंसानी दिमाग कितनी खतरनाक दिशा में जा सकता है। यह दर्द भरी कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है।
सतर्क रहे, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। दोस्तों, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्राइम से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक करें। आपका नाम और स्टेट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपके नाम अगले वीडियो में अनाउंस करूंगा। धन्यवाद।